हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम ईवीएस पेडागॉजी में 22 जनवरी 2022 का पेपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। मतलब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो 6 थीम बताए गए हैं उनमें से 4 का क्रम बताता है। तो आप सबको 6 थीम्स तो पता ही होंगी, कौन कौन सी हैं। पहला है परिवार और मित्र। परिवार और मित्र की कुछ जो है वो उप थीम भी है, जैसे संबंध है एक, और दूसरा है कार्य और योजना, तीसरा है जानवर और चौथा है पौधे। ये परिवार और मित्र की उप थीम है। उसके बाद दूसरी थीम है भोजन, तीसरी थीम है आश्रय, चौथी थीम है जल, पांचवी थीम है यात्रा और छठवीं थीम है चीजें जो हम बनाते और करते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी है जो उसी क्रम में है जिस क्रम में आपको बताई गई है। पहला ऑप्शन है हमारा पौधे, जानवर, परिवार और भोजन, पदार्थ। दूसरा ऑप्शन है हमारा परिवार और दोस्त, मित्र, भोजन, पानी और यात्रा। तीसरा ऑप्शन है चीजें जो हम बनाते और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे, पदार्थ। चौथा ऑप्शन है हमारा काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। इसमें आपको बताना है कौन सा क्रम में है। तो पौधे, जानवर, परिवार और भोजन, पदार्थ। तो परिवार और मित्र क्या है, ये पहले पे आते हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है परिवार और मित्र, फिर भोजन, पानी और यात्रा। ये है जो 4 है वो सही क्रम में है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है यात्रा है। उसके बाद चीजें जो हम बनाते और खाते हैं। आश्रय भी है इसी में, आश्रय को भी नहीं दिया, आश्रय नहीं दिया है। पदार्थ, चीजें जो हम बनाते और करते हैं, ये सबसे लास्ट में आता है। और आवास, भोजन, आवास और पौधे, पदार्थ। चौथा है काम और खेल, भोजन, पदार्थ, ये भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं। आपको बताना है कि शिक्षार्थियों के जो पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं उनमें से उसका सबसे अच्छा तरीका कौन कौन सा है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो एक फाइल होती है, मान लीजिए उसमें क्या होता है कि किसी स्टूडेंट के या किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी होती है, उसने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, क्या काम किया है, कब क्या किया है, वो सब कुछ पूरा जो डेटा होता है वो उसमें रहता है। तो आपको बताना है पोर्टफोलियो बनाने का अच्छा तरीका कौन कौन सा है। ए है एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। बी है एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। सी है शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। डी है एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। तो एक शिक्षार्थी का अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें कौन सा सबसे अच्छा है, ये आपको बताना है। ए क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। मतलब आपका कोई उद्देश्य होगा पोर्टफोलियो बनाने का, तो उस कारण के आधार पर क्या कीजिए, आप काम का चयन कीजिए। तो ये तो सही है। बी है एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। मतलब एक शिक्षार्थी को जो काम हो, मतलब वो आपका उद्देश्य नहीं, आपका क्या है, आप अपने आधार पे जो आप किन को चयन करना चाहते हैं, क्या आपका उद्देश्य है, इसके आधार पर आप चयन करेंगे, ना कि विद्यार्थी के आधार पर। सी है विद्यार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। मतलब आप क्या बोलिए कि विद्यार्थी जो है शिक्षार्थी से कि अपनी उससे जो भी आपका काम है उसका चयन करें और उसको अपने पोर्टफोलियो में उससे शामिल करवाएं। ये सही है। डी क्या कर रहा है, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। मतलब एक समय अवधि होती है कि तो उस समय अवधि में शिक्षार्थियों ने जो जो काम किया है उसके जो भी स्तर हैं, कुछ कठिन होते हैं काम, कुछ सरल होते हैं, तो उन सभी को क्या कीजिए, आप उनको इकट्ठा कीजिए।
तो कौन सा ऑप्शन सही हमारा, ए, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो सही है ईवीएस के बारे में। पहला ऑप्शन है हमारा, ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। सेकंड है, ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। तीसरा है हमारा, ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो ईवीएस किसका किसका एकीकरण है, सामाजिक विज्ञान का और पर्यावरण शिक्षा का। तो इसमें पहले ऑप्शन क्या करें, पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान, नहीं, इसमें क्या है, इसमें विज्ञान भी शामिल है। इस दूसरे ऑप्शन में कह रहा है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, नहीं, ये भी नहीं है। इसमें क्या क्या है, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, नहीं, पर ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, यानी कि इन तीनों का एकीकरण है जो ईवीएस है हमारा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। मतलब एक ईवीएस शिक्षक है, वो अपने शिक्षार्थियों से कहते हैं कि पड़ोस में किन किन प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है, इसका वो सर्वे करें। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है। मतलब अगर बच्चे इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं तो उनमें कौन सी जो है कौशल विकसित होगा, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा परिकल्पना बनाना, दूसरा ऑप्शन है समालोचनात्मक चिंतन या गहन चिंतन, तीसरा ऑप्शन है हमारा रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने का कौशल, चौथा ऑप्शन है पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। तो परिकल्पना बनाना, परिकल्पना क्या होता है कि आप पहले से ही कुछ अनुमान बनाइए, तो सर्वेक्षण कर रहे हैं तो इसका तो विकास नहीं होगा। समालोचनात्मक चिंतन या गहन चिंतन, तो यहाँ पे भी समालोचना चिंतन की कोई बात नहीं है। रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने का कौशल, जब बच्चे सर्वेक्षण करने जाते हैं तो क्या होता है, वो लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे क्या करते हैं, उनसे जानकारी कलेक्ट करते हैं। तो वो क्या करेंगे, उन जो जानकारियाँ उनको मिलेंगी वो उनको लिखेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे, और उनके अंदर सुनने का कौशल नहीं होगा। अगर बच्चे सुनेंगे नहीं किसी की बातों को, तो वो जो चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंस उनको फैक्ट्स मिलने वाले हैं, वो उनसे चूक जाएंगे। तो कौन कौन से गुण का विकास होगा, रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखन का और सुनने के कौशल का। पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग, मतलब पहले से ही अनुमान लगा लें, तो इससे नहीं, वो पहले वहाँ पे जाएंगे, वो देखेंगे कि वो सर्वेक्षण करने गए तो उसमें पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग की कोई बात नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 3, यानी रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने का कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या है। मतलब सीखने के लिए आकलन करना है आपको, सीखने के लिए आकलन, मतलब आप सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा आवश्यक तत्व है ये आपको बताना है। सीखने के लिए आकलन का मतलब होता है कि आप सीखने के दौरान ये आकलन कीजिए और फिर जो भी कमियां रह गई हैं फिर उसमें सुधार कीजिए, यही होता है सीखने के लिए आकलन, कि आप सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं। ए है, इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। बी है, इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। सी है, यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश नहीं प्रदान करता है। डी है, सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता है। तो सीखने का जो आकलन है वो क्या करता है ये आपको बताना है। इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है, नहीं, इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए नहीं किया जाता। इसका उपयोग किया जाता है कि आप
आप पढ़ा रहे हैं, उसी दौरान आपने आकलन किया, अगर बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप उसको फिर से समझाइए, किसी दूसरे मेथड से समझाइए, ये इसलिए होता है। तो ये तो गलत हो गया। इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। हाँ, इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमने चेक किया कि बच्चे को समझ में आई चीज़ें कि नहीं आई, तो फिर हम उसको फिर से समझाते हैं। तो ये क्या है, ये सीखने की स्थितियों में ही निहित होता है। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश नहीं प्रदान करता है। नहीं, ये गुंजाइश जो है वो प्रदान करता है यहाँ पे। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश नहीं प्रदान करता। यह सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता है। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे प्रदान करना होगा। ये क्या करता है कि शिक्षण अधिगम की जो विधि है उनको फिर से, जैसे आपने चेक किया बच्चे को नहीं समझ में आया तो आप कोई दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे नहीं होगा। सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता है, उनको गुंजाइश प्रदान करता है। ये तो गलत है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुणाल ने कपड़ों की बांधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त है। कुणाल है, वो क्या करते हैं, एक शिक्षक है, वो बांधेज की रंगाई करने वाले, मतलब कपड़ों की रंगाई करने वाले एक कारीगर को आमंत्रित कर रहे हैं, जो स्थानीय कारीगर है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वो है जो स्थानीय कारीगर के आमंत्रित करने के उद्देश्य से के अंतर्गत नहीं पूरा होगा, मतलब इसके अतिरिक्त क्या है, मतलब आपको जो बताना है जो नहीं हो सकता उसको आपको बताना है, इसके अतिरिक्त। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा, शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करें। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुई तकनीक की सराहना करें। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। चौथा ऑप्शन है, टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना। तो स्थानीय कारीगर हैं जो वो कपड़ों की जो रंगाई करते हैं, उससे विद्यार्थियों क्या होगा, वो शिक्षार्थी क्या करेंगे, कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करेंगे। हाँ, ये करेंगे ही, तो ये तो सही है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है, शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीक की सराहना करेंगे, ये भी सही है। शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, मतलब कारीगर को हो सकता है वो स्थानीय भाषा में उतना कुशल ना हो, तो ये नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि इसके अतिरिक्त क्या है। तो टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना, ये भी सही है। तो कौन सा होगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर 3 की शिक्षा, वो स्थानीय कारीगर जो है बच्चों को भाषा सीखने में कोई मदद नहीं करेंगे, लेकिन और सबकी मदद करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप, मेहर एक शिक्षक है, उनके पास क्या है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्राकृतिक आपदा के कारण जो अपना मूल स्थान है वो उनको छोड़ना पड़ा है। तो आपको बताना, और उनको प्रॉब्लम हो रही है विद्यालय के वातावरण में समायोजित होने में, क्योंकि भाई वो अपना कल्चर, अपना स्थान छोड़कर आए हैं, तो यहाँ पे उनको समायोजित होने में कुछ समस्या का सामना करना पड़ा है। तो आप एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा, धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें। दूसरा ऑप्शन है, केवल विस्थापित विद्यार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे। तीसरा ऑप्शन है, उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथा ऑप्शन है हमारा, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। तो एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें। इतने धैर्यवान होने के आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना,
सिर्फ धैर्यवान होने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ करना होगा ताकि जो बच्चे हैं वो समायोजित हो पाए, क्योंकि बच्चे हैं अभी तो उनके लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। केवल विस्थापित विद्यार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे तो ये भी गलत है कि आप उनको क्या कर रहे हैं, आप उनको अलग कर दे रहे हैं बाकी बच्चों से, तो ये भी गलत है। इससे वो समायोजित नहीं हो पाएंगे, उनका एक ग्रुप बन जाएगा जो अच्छा नहीं होगा बच्चों के लिए। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मतलब आपने कह दिया कि विस्थापन जो है वो होता ही रहता है, अब इससे आगे बढ़ो, ये भी बच्चे भी बहुत छोटे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उससे उन्हें दुख होगा, तो ये भी सही नहीं है। चौथा है, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। हाँ, ये सही है कि क्या कीजिए, आप उन्हें बाकी बच्चों के साथ बातचीत करने में मदद करिए और उनकी कहानियों को साझा कीजिए कि उन्होंने क्या क्या झेला है, उन्होंने कैसे क्या किया है। तो क्या होगा, इससे जो बाकी बच्चे हैं वो उनके बारे में जानेंगे, तो जो भी उनकी धारणाएं होंगी, जो पूर्वाग्रह होंगे वो खत्म होंगे और वो एक दूसरे से बातचीत करके सहज हो पाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। मतलब आप समुदाय को एक संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या औचित्य है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन है, यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है। चौथा ऑप्शन है हमारा, शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। तो क्या उचित है ये आपको बताना है। यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। मतलब बिना किसी कारण से अनायास ही आपको समुदाय के ज्ञान को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बिना प्रश्न करे स्थानीय लोग ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है, ऐसा भी नहीं है। समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है। मतलब समुदाय की एक हिस्सेदारी होती है बच्चों के सीखने में और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है। ये है कि हम क्यों करते हैं संसाधन के रूप में उसका प्रयोग, क्योंकि समुदाय का भाई बच्चे हैं, बच्चे समुदाय ही जो होता है या उनका घर परिवार जो होता है, उनके आसपास का जो माहौल होता है वही बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, इनकी हिस्सेदारी है कि वो बच्चों के सीखने में कुछ न कुछ मदद करें और उन्हें इसलिए उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। शामिल नहीं होने पर समुदाय नाराज होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। मतलब आरोही एक शिक्षिका है, उन्होंने क्या कहा अपने बच्चों से कि आप जो है मानचित्र खींचिए अपनी क्लास का, ऐसे ही कुछ भी। तो उन्होंने आप अपनी क्लास में कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, कैसी हैं, इस तरह से आप उनका मानचित्रण कीजिए। तो इस क्रियाकलाप से बच्चों में किसका विकास होगा ये आपको बताना है, कौन से कौशल का उनमें विकास होगा। पहला ऑप्शन है हमारा पूर्वानुमान और गणना का कौशल। दूसरा ऑप्शन है आंकड़ों के अभिलेखन। तीसरा ऑप्शन है अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। चौथा ऑप्शन है हमारा भूदृश्यों को खींचने का कौशल। तो इसमें कौन सा कौशल, पूर्वानुमान और गणना का कौशल। पूर्वानुमान नहीं, बच्चे तो रोज ही अपनी क्लास को देख रहे हैं तो उसमें पूर्वानुमान की और गणना की बात नहीं आती। आंकड़ों के अभिलेखन, आंकड़े नहीं होते वहाँ पे, क्या मानचित्र में आंकड़े उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। तो अभिविन्यास क्या होता है, ओरिएंटेशन। वो तो सापेक्ष स्थिति मतलब कौन सी स्थिति कैसी है, उसके सामने क्या है, ये सब सापेक्ष स्थिति की उनमें समझ होगी और वो अभिविन्यास की उनमें समझ क्या होगा, डेवलप होगा। भू दृश्यों को खींचने का कौशल नहीं, भू दृश्यों को वो नहीं खींच रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो जैसे आप अगर किसी जगह का आप मैप बनाएंगे कि मानचित्र बनाएंगे तो आपको क्या होता है कि स्थितियों का पता चलता है कि हाँ इसके सापेक्ष ये स्थिति कहाँ पे, ये चीज़ कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है तो वो सामने होता है, तो बच्चों के सापेक्ष वो सामने होता है
और ब्लैक बोर्ड के सापेक्ष जो बच्चे उनके ब्लैक बोर्ड के सामने होते थे, ये क्या है, सापेक्ष, ये सब उनको पता चलता है। और कोई चीज़ कैसे किस तरह से ऑर्गेनाइज है, कहाँ पे क्या है, ये सब बच्चों में डेवलप होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पाठ्य चर्चा के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। आपको बता, पाठ्यचर्या होगा यहाँ पे, इसमें से कौन सा है जो पाठ्यचर्या के विकास के मार्गदर्शन के सिद्धांत के रूप में यूज नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मैंने विद्यालयी ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना। दूसरा ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए। तीसरा ऑप्शन है परीक्षा को आसान बनाना। चौथा ऑप्शन है पाठ्यचर्या होगा, पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रह सके। क्या है, विद्यालयी ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, ये है, मतलब ये तो सिद्धांत एक है, इसमें आपको बताना है कि क्या नहीं है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए, मतलब कि क्या है, रटंत विधियों पर आधारित ना हो, तो ये भी है। परीक्षा को आसान बनाना, ये हमारी पाठ्यचर्या का उद्देश्य नहीं है कि हम क्या करें, परीक्षा को सरल बनाए, तो यही जो नहीं है वही हमारा सही आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, परीक्षा को आसान बनाना। पाठ्य चर्चा को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित ना रहे, मतलब इस तरह की हमारी पाठ्यचर्या हो कि वो सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित ना हो, बच्चे अपने अनुभवों से करके कुछ सीखे, टीचर्स के अनुभवों से सीखे, अपने आस पड़ोस से भी सीखे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा, मतलब आप बच्चों का अगर आकलन कर रहे हैं तो आपको इसमें से कौन सी वो एक्टिविटी है जो आपको नहीं करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा जानकारी एकत्रित करने के लिए के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से। दूसरा ऑप्शन है हमारा अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से। चौथा ऑप्शन है आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से। चौथा ऑप्शन है आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। जानकारी एकत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करने से, ये हमें करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो नहीं करना चाहिए वही हमारा आंसर होगा, तो ये तो हमें करना चाहिए, तो सही है। अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, मतलब कि जब भी वो घटना घटे आप उसी समय उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, तो इससे क्या होता है कि आप सटीक उसका विवरण कर सकते हैं। आपको जैसे मान लीजिए आपको जब बच्चे का आकलन करेंगी तो आप क्या करेंगी, उसको जिस तरह से वो घटना हुई होगी आप उसको बता पाएंगे जब आप उसको रिकॉर्ड किए रहेंगे, तो ये तो करना चाहिए हमें। आकलन के आधार पर आधार के रूप में समूह का प्रयोग करने से, मतलब ये तो हमें मतलब करना चाहिए, समूह का उपयोग करना चाहिए आकलन के लिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अपने जो उनके सहपाठी होते हैं उनका भी आकलन करते हैं, तो हमें तो ये करना चाहिए। आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग से, हाँ हमें इससे बचना चाहिए कि हमें तकनीकी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें नॉर्मल बोलचाल की जो भाषा है उसका प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी उसको समझ सके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। जो हमें नहीं करना चाहिए वही हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिनको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने के क्या उद्देश्य होगा, मतलब इसमें आपको क्या है, ईवीएस की जो क्लास 5 की बुक है उसमें रोनाल्ड रॉस की कहानी दी गई है कि उन्होंने किस तरह से आपको बताया कि मच्छर जो है, मलेरिया जो रोग है वो मच्छरों के काटने से फैलता है। तो उनकी इस कहानी को ईवीएस में शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। ए है शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना। बी है शिक्षार्थियों को कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करना। सी है शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों
के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहन करना। डी है विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना। ये तो सही है कि विज्ञान, आपको बच्चों को ये बताना है कि वैज्ञानिक किस तरह से कार्य करते हैं। भाई वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अगर बच्चों को समझना है तो कहानियों से, क्योंकि बच्चे अच्छी तरीके से सीखते हैं, इसलिए उनकी कहानी को इसमें दिया गया है ताकि जो वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं बच्चे उनके बारे में कुछ समझ डेवलप कर सकें। शिक्षार्थियों को कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करना, नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। इसका मेन उद्देश्य है कि आप बच्चों को ये बता पाएं कि वैज्ञानिक किस तरह से कार्य करते हैं और वैज्ञानिक प्रक्रियाएं जो भी प्रक्रियाएं हैं वो किस तरह से की जाती हैं। ये है हमारा। शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहन करना। हाँ, ये भी है कि बच्चों को ये पता चले कि जो विभिन्न प्रकार की खोजें होती हैं वो कितनी रोमांचक होती हैं, इसके बारे में और जानने के लिए बच्चों में उत्सुकता जागे। ये उद्देश्य है हमारा। विज्ञान के इतिहास की सराहना करना, और विज्ञान का जो इतिहास रहा है उसकी हमें क्या करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। भले ही क्या होता है कि हो सकता है बाद में वो चीज़ें गलत साबित हो, लेकिन फिर भी हमें उनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। तो ये डी भी सही है, यानी ए, सी और डी, यानी हमारा कौन सा राइट आंसर हो गया, ए, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते हैं। मतलब भूषण एक शिक्षक है, वो क्या कर रहे हैं कि अपनी क्लास में, क्लास 2 में वो पढ़ाते हैं, तो वो क्या है, वो बच्चों को थीम यात्रा के बारे में बताना चाहते हैं। तो आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो वो क्या करना चाहते हैं, उसको एकीकृत करना चाहते हैं। तो आप इसमें से किस संसाधन का उनको बताएंगे कि ये कीजिए, ये आपके लिए सबसे अच्छी होगी, वो जो है टेक्निक कौन सी है जो सही होगी उनके लिए। ए ऑप्शन है हमारा यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप, दूसरा ऑप्शन है यात्रा पर कविता, तीसरा ऑप्शन है यातायात के साधनों पर मॉडल या प्रतिमान, चौथा ऑप्शन है बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप, मतलब आप क्या कीजिए, बच्चों को एक फिल्म दिखा दीजिए कोई जो यात्रा पे रिलेटेड हो। तो फिल्मों का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, लेकिन ये उतना सटीक तरह से नहीं पड़ता जितना और जो चीज़ें हैं उनको आप करेंगे। तो यात्रा पर कविता, मतलब यात्रा पर कविता लिखने से भी बच्चों पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता कि आप बच्चों को कोई यात्रा पर कविता उनको सुना दीजिए। यातायात के साधनों पर मॉडल या प्रतिमान बना के आप बच्चों को दिखाइए, तो ये भी नहीं। लेकिन क्या होगा, बच्चों के यातायात पर उनके अनुभव सुनेंगे आप, तो ये ज़्यादा उनके लिए कारगर, वो अपने जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो आपको जब वो अपने शब्दों में बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। हमें क्या करना है कि बच्चों के जो अनुभव हैं उनको भी उपयोग करना है संसाधन के रूप में, क्योंकि हर बच्चा जो होता है वो अलग अलग तरीके से सोचता है। तो ये भी बच्चों के लिए अच्छी बात होती है कि हम उनके जो अनुभव हैं उनका भी उपयोग करें। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे। एक शिक्षार्थी है जो बताती है कि उसके पड़ोस में एक भिखारी लड़का रहता है और वो ये जानना चाहती है कि वो क्यों उसके माता पिता उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो आप एक शिक्षक के रूप में, जब उसने आपसे को ये बात बताई है, तो आप एक शिक्षक के रूप में आप उसे कैसे जवाब देंगे, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन है, आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ योजना तक सीमित रखेंगे। दूसरा ऑप्शन है, पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे। तीसरा ऑप्शन है, इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग में चर्चा करेंगे। चौथा ऑप्शन है, उसे के अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे।
तो इसमें आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ्य योजना तक सीमित रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। बच्चों की उत्सुकताओं को हमेशा हमें शांत करना चाहिए। पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे, तो ये बहुत हमें क्या करना चाहिए, जो बच्चों का जो उनका उनसे रिलेट करके करना चाहिए कि हमें कोई बात जब हम उन्हें बताएं तो वो अपने आप से रिलेट कर सकें। हमें पूरे भारत की स्थिति, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं तो हमें पूरे भारत की स्थिति की हो सकता है वो उतनी अच्छी तरीके से ना समझ पाए। हमें अभी उनके जो समुदाय है उनसे रिलेट करके, उनके आस पड़ोस से रिलेट करके उनको चीज़ें बतानी चाहिए। इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग से चर्चा करेंगे? नहीं, इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग से चर्चा नहीं करेंगे। एक के एक्सपीरियंस से हमें दूसरे को भी सिखाना है, तो हमें उनका एक्सपीरियंस उस शिक्षार्थी के एक्सपीरियंस का प्रयोग पूरी क्लास को सिखाने के लिए करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। मतलब उसके अवलोकन की सराहना करेंगे कि हाँ उसने इसको देखा, ताकि बच्चे और जो बच्चे हैं वो भी प्रेरित हो इस तरह की चीज़ें देखने के लिए, अपने आसपास के प्रति संवेदनशील होंगे। और क्या करेंगे, आप पूरी क्लास में चर्चा करेंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं कि उसके माता पिता इससे स्कूल क्यों नहीं भेजते। तो बच्चे क्या करेंगे, अपने दिमाग का यूज़ करेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे कि हाँ ये कारण हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्यों? मतलब ईवीएस में खेल और पहेलियों को शामिल किया गया है, आपके हिसाब से इसका सबसे अच्छा कारण क्या है कि इनको क्यों शामिल किया गया है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा, वे कक्षा की एक रस्ता से विराम प्रदान करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। चौथा ऑप्शन है, इनका कक्षा में संपादन करना आसान होता है। तो क्या है कि वे कक्षा की एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसलिए ईवीएस में कहानियों और पहेलियों का प्रयोग नहीं करते। वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं, तो ये भी नहीं है। वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। पैटर्न खोजने मतलब यहाँ स्वरूप, मतलब और भी चीजें वो उसी तरह से खोजने के अवसर देते हैं। इनका कक्षा में संपादन करना आसान होता है, तो ये भी नहीं है। तो क्या है ये कि ये खेल और कहानियां क्या करते हैं, वो बच्चों को खुद से रिलेट करके, मतलब बच्चे क्या करते हैं फिर उससे उस कहानी से या उस पहेली से जुड़ाव महसूस करते हैं और उसी तरह की खोज, उसी तरह की चीजें खोजने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसलिए हम खेल और पहेलियों का प्रयोग करते हैं कि उसी तरह की जो चीजें हैं, उसी तरह के जो पैटर्न्स हैं, बच्चे उसको खोजने के लिए सक्षम बनेंगे। हम इसलिए खेल और पहेलियों का उपयोग करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।